इन द सेंस कि आप जो खाते हो, जो पीते हो, जो एयर से इनहेल करते हो, वो सब अल्टीमेटली किडनी के रास्ते एक्सक्रीट होता है। उतना कम पेशाब में कैल्शियम एक्सक्रीट होगा, जितना कम कैल्शियम एक्सक्रीट होगा, बच्चों में किडनी स्टोन्स हो सकते हैं क्या? ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो फिर इन बच्चों को जेनेटिक टेंडेंसी है कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी की। तो उस केस में इलाज अलग है, मैनेजमेंट अलग है, और जो उसका प्रोग्नोसिस है, बीमारी कितनी ख़राब है, वो एकदम अलग है। जीएफआर डिसाइड करते हैं कि किडनी का परसेंटेज फंक्शन कितना है। डायलिसिस पे सर्वाइवल है 50% 5 साल पे एक्सपायर हो जाते हैं, और 90% 10 साल तक एक्सपायर हो जाते हैं, जिसमें आप जिंदा रहने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, सर्वाइवल ज़्यादा हो। सांप की तरह इधर उधर ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं बेड में। वो भी बहुत पेक्यूलियर फीचर है स्टोन पेन का। ये किडनी ट्रांसप्लांट किस कंडीशंस में रिक्वायर होती है? तो इज इट करेक्ट पानी की जगह लोगों को बियर पीना चाहिए? एक पेशेंट में ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जिसके लिए उसको एक किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए? तो एक्चुअल में डायलिसिस होता क्या है और इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, कैसे काम करता है? तो नमस्कार, बेगो हेल्थ के ब्रिंगिंग द सुपर स्पेशलिटी केयर टू द लास्ट माइल के पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ हैं फोर्टिस वसंत कुंज के सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संस्कृति. So welcome Dr. Sanskriti for this podcast. Hello Gaurav and Shubham. I am Dr. Sanskriti. I am basically a resident of Delhi. मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ. मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के स्कूल DPS RK पुरम न्यू दिल्ली से कंप्लीट की है. After which I completed my MBBS from Kanpur, MD Medicine from KGMC Lucknow, and then DM in Nephrology from IKDRC Ahmedabad. After completing my DM in nephrology, I was working as an assistant professor in the same institute, my alma mater. And then recently, I've started working as a consultant in nephrology in Fortis Hospital, Vasant Kunj. So Dr. Sanskriti, so एक nephrologist actually में करते क्या हैं? And what is the difference between the nephrologist and the urologist? Basically, nephrology एक ब्रांच है जो किडनी की बीमारी से डील करती है. प्राइमरीली स्टोन पेशेंट्स जो होते हैं वो यूरोलॉजी में जाते हैं, जो बेसिकली इंटरवेंशन की जिनको ज़रूरत है, या तो सर्जरी की या किसी प्रोसीजर की, स्टोन निकालने के लिए या तोड़ने के लिए. लेकिन अदर देन दैट, जो बार बार स्टोन्स ना हो, एक बार हो गए तो उनको प्रिवेंट कैसे करें, स्टोन की वजह से अगर किडनी में इन्फेक्शन है, तो इन सब के लिए आपको मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए, विच इज़ टेकन केयर ऑफ बाय नेफ्रोलॉजी. सो द मेडिकल पार्ट ऑफ किडनी, मतलब गुर्दा और ब्लैडर एंड जो पेशाब से संबंधित तकलीफ़ें हैं, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय नेफ्रोलॉजी या किडनी के डॉक्टर. और जो सर्जिकल पार्ट है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड सर्जिकल पार्ट हो, लाइक कैंसर, लाइक स्टोन, लाइक इन्फेक्टेड किडनी, या जो ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली एल्डरली मेन में प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो ऑल ऑफ दोज आर टेकन केयर ऑफ बाय यूरोलॉजी. So that is the basic difference, medical versus surgical. So ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, पहली चीज़. दूसरी की एक पेशेंट में ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जिसके लिए उसको एक किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए? Right. So coming to your first question, जो किडनी है, it is a beautiful organ in the sense कि आप जो खाते हो, जो पीते हो, जो एयर से इनहेल करते हो, वो सब अल्टीमेटली किडनी के रास्ते एक्सक्रीट होता है. लिवर में डिटॉक्सिफाई होता है, मेटाबोलाइज होता है, बट किडनी के रास्ते एक्सक्रीट होता है. जो आप दवाइयाँ लेते हो, चाहे किसी भी स्पेशलिटी की लो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, चाहे वो यूरोलॉजी हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो डायबिटीज़ की दवाई हो, सारी दवाइयाँ अल्टीमेटली एक कॉमन पाथवे से एक्सक्रीट होती हैं, द किडनीज. सो किडनी हेल्थ इज़, जितनी हेल्दी आपकी किडनी रहेगी उतना हेल्दी एक इंसान रहेगा. किडनी के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो 3 हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबको पता है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, पानी और नमक को शरीर से बाहर निकालना. तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आप एक दिन में एक भी एक्स्ट्रा ग्लास पानी पियो और उसकी ज़रूरत ना हो, आप एसी इन्वायरमेंट में बैठे हो, आपने एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी पिया, तो आधे एक घंटे बाद आपको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किडनी के पास वो इंटेलिजेंस है कि आपको इस एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है. सेम फॉर सॉल्ट. अगर किसी की किडनी नॉर्मली काम कर रही है, तो आप जितना एक्स्ट्रा सॉल्ट खाओगे पैकेज्ड फूड में, बॉटल्ड फूड में, बाहर के खाने में, वो सब आपकी किडनी निकाल देगी. ठीक.
जब तक आपकी किडनी डैमेज नहीं होती, आपका एक्सक्रीटरी फंक्शन नमक और पानी का ठीक रहता है। इसी के सामने आप उसका सिम्टम ले लो। बहुत सारे किडनी के पेशेंट्स आपके पास ओपीडी में आएंगे ये सिम्टम लेके कि पैरों में सूजन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि नमक एक्स्ट्रा है, पानी एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि बैकग्राउंड में किडनी की प्रॉब्लम चल रही है। सो दैट इज वन। अदर थिंग्स जो आपके किडनी एक्सक्रीट करते हैं, पानी और नमक तो बहुत सरल चीज़ें हैं। एक्चुअली बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स हैं जिनको आप टेस्ट भी नहीं कर सकते। वो रिसर्च लैब्स में टेस्ट होते हैं, बट जो कॉमन टेस्ट्स हैं जो बताते हैं कि किडनी क्या क्या निकालता है, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, एसिड, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे वो यूरेट हो, चाहे वो फॉस्फोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, या फिर यूरिया एंड क्रिएटिनिन। यूरिया एंड क्रिएटिनिन आर नथिंग, वो बेसिकली आपके डेली मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स हैं, और वो जब तक आपकी किडनी नॉर्मली फंक्शन कर रही है वो डेली यूरिन में निकलेंगे तो उनकी ब्लड में मात्रा जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यूरिया समवेयर अराउंड 20 to 40 एंड क्रिएटिनिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस क्रिएटिनिन शुड बी आइडियली बिलो 1.1 1.2। कोई बहुत हेविली बिल्ट है, बहुत मस्क्यूलर है, तो वी टेक द अपर लिमिट टू बी 1.4। अनलेस योर किडनीज, अगर आपकी किडनीज अच्छी काम नहीं कर रही हैं, ओनली इन दैट केस इनकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगेगी, चाहे वो यूरिया हो, चाहे क्रिएटिनिन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे एसिड की मात्रा हो। सो एक्सक्रीटरी इज वन। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल इग्नोर इज मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द किडनी। तो चाहे वो विटामिन डी का प्रोडक्शन हो, चाहे वो ब्लड का प्रोडक्शन हो, चाहे वो आपके हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन हो, सब कुछ किडनी के थ्रू रेगुलेट होता है, राइट? सो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपकी किडनी एक हार्मोन निकालती है। जो किडनी पेशेंट्स में आप देखते हैं बहुत बार हीमोग्लोबिन जो है वो कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आपको उसके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे बाहर से। विटामिन डी की मात्रा किडनी पेशेंट्स में कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि विटामिन डी का पूरा जो फाइनल जो प्रोडक्ट है, जो एक्टिव विटामिन डी है, वो किडनी से बनता है। तो किडनी कम काम करेगी तो विटामिन डी कम बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन है, अपार्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिक फंक्शन एंड द एक्सक्रीटरी फंक्शन, बीपी रेगुलेशन। सो इफ योर, अगर किसी की किडनी अच्छे से काम कर रही है तो वो एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा पानी निकाल देगी और आपका बीपी रेंज में रहेगा। अगर किसी की किडनी प्रॉब्लमैटिक है किसी भी कारण से, तो अमंग्स द फर्स्ट साइंस इज द ब्लड प्रेशर गोइंग अप। जैसा मैंने पहले बोला था, किडनी और बीपी का बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। किडनी की बीमारी से बीपी बढ़ता है, और बीपी की बीमारी अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो आगे जाके किडनी की बीमारी में बदल जाती है। डॉक्टर संस्कृति, जैसे हम अपने देश में देखें तो आजकल किडनी के स्टोन्स के केसेस काफ़ी यंग एज में भी आ रहे हैं। सो एक अर्ली सिम्टम्स क्या होता है किडनी स्टोन्स के? सो स्टोन पेन के, गौरव, कुछ पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं किडनी स्टोन्स के स्पेशली। जो सबसे पहला फीचर होता है वो, यूजुअली अगर स्टोन किडनी के अंदर पड़ा है तो किडनी इज़ अ पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर। आपको अनलेस एंड अनटिल स्टोन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, अगर वो किडनी के किसी एक हिस्से में पड़ा है तो पेन फील नहीं होगा। पेन कब फील होता है? जब वो आपके किडनी से बाहर निकलकर आपकी ब्लैडर, मतलब यूरिन का जो बैग है, उसकी तरफ माइग्रेट करने लगता है। तो जो आपका यूरेटर कहते हैं उस पाइप को, जो किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करता है, तो जैसे जैसे वो यूरेटर के अलॉन्ग जाएगा वैसे वैसे पेन ट्रैवल करेगा। तो उसका एक बहुत, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लॉइन टू ग्रॉइन पेन। कहने का मतलब है यहाँ से पेन स्टार्ट होके ऐसा लगता है जैसे यहाँ रेडिएट हो रहा है नीचे की तरफ, ब्लैडर की तरफ। वो बहुत पिक्यूलियर फीचर होता है स्टोन पेन का, किडनी के स्टोन के पेन का। दूसरा, जब एक्चुअली स्टोन पेन उठता है किडनी स्टोन का, तो पेशेंट्स जो होते हैं ना, दे आर सांप की तरह इधर उधर ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं बेड में। वो भी बहुत पिक्यूलियर फीचर है स्टोन पेन का, क्योंकि जब वो यूरेटर, मतलब यूरिन के रास्ते में निकलना स्टार्ट होता है, तो वो इतना ज़्यादा आपके जो यूरिन के रास्ता है उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इतना स्पैज़म कॉज करता है कि अगेन इंग्लिश में उसको बोलते हैं राइदिंग इन पेन। जैसे स्नेक राइड करता है वैसे उसको कहते हैं राइदिंग इन पेन। तो वो दिखता है अलग से एक पेशेंट जो स्टोन पेन का है। आप ER में दूर से देख के बता दोगे इसको रीनल कॉलिक है, मतलब इसको रीनल स्टोन का पेन हो रहा है। सो द क्लासिक जो पिक्यूलियर फीचर है वो यही है, दैट द पेन जो होगा ना, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे पीछे से उठ रहा है पर रेडिएट आगे की तरफ कर रहा है, वो भी टुवर्ड्स द जहाँ आपका यूरिन का रास्ता है वहाँ तक रेडिएट कर रहा है।
दैट इज़ वन। दूसरा, उठेगा तो ऐसे कॉलिक जैसा पेन होता है। कॉलिक का मतलब है ऐसा एकदम इंटेंस पेन होगा, थोड़ी देर के लिए शांत होगा, फिर इंटेंस पेन होगा, फिर थोड़ी देर के लिए शांत होगा। एंड उस टाइम पे जब वो स्टोन पेन हो रहा होता है, आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है पर यूरिन निकल नहीं रहा। सो वो सब थोड़े पिक्यूलियर फीचर्स हैं किडनी स्टोन के पेन के, स्पेशली जब वो माइग्रेट करना स्टार्ट करता है। सो बेसिकली आपका कहना ये है कि अगर किडनी में स्टोन होगा तो उसके कोई सिम्टम एज सच दिखेंगे नहीं पेशेंट्स के अंदर? हाँ, अनलेस वो स्टोन कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा हो। दो तरीके के स्टोन्स होते हैं। एक होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स, कहने का मतलब है जो आपके यूरिन के रास्ते को कहीं ना कहीं जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, जिससे यूरिन आगे फ्लो नहीं हो पा रहा। एक होते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स, कहने का मतलब है वो बस पड़े हैं किडनी में, वो कुछ नहीं कर रहे, वो ऐसे साइलेंट बायस्टैंडर हैं। वो ना इन्फेक्शन कर रहे हैं, ना कोई पेशाब के रास्ते को आपके रोक रहे हैं, दे आर जस्ट सिटिंग देयर। तो जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स हैं वो तो इंसिडेंटली पिकअप होते हैं। कहने का मतलब है आप मान लो ऐसे ही अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गए, तो आपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में आ गया एक 4 mm का किडनी स्टोन, और टिपिकली लिखा होगा 4 mm किडनी स्टोन इन अपर कैलिक्स। वो पेशेंट आ गया नेफ्रोलॉजी या यूरोलॉजी के पास कि डॉक्टर साहब हमें पथरी बताई गई है, क्या करना है? ठीक, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। स्टोन के लिए सबसे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है पानी ज़्यादा पियो। आप पानी ज़्यादा पियोगे तो वो अपने आप डिजोल्व होके निकल जाएगा। जो दूसरे स्टोन्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने जाके पेशाब के रास्ते को रोक दिया है। एंड ये यूजुअली वो स्टोन्स होते हैं जो 10 मिलीमीटर या उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, अब जब किसी चीज़ को आप आगे से रोक दोगे, यहाँ से यूरिन जा नहीं पा रहा आगे, तो थोड़ी सी स्वेलिंग होगी किडनी में। वो स्वेलिंग जो होगी उसकी वजह से पूरी किडनी थोड़ी स्वेल कर सकती है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। दूसरी बात, यूरिन जो है वो एक इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट है, और इन्फेक्शन के प्रेजेंस में आपने रास्ते को आगे से रोक रखा है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो फीवर आ सकता है। ठीक है, ठंडी देके बुखार आता है यूरिन इन्फेक्शन में। जब रास्ता रुका हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन हो तो रही है अच्छा, पर आ नहीं रहा है या कम आ रहा है। तो वो सब थोड़े सिम्टम्स हैं ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल स्टोन्स के। स्वेलिंग इन किडनी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्टिव अगर स्टोन है तो इन्फेक्शन इज़ अ बिग कॉम्प्लिकेशन। तो बुखार आएगा, ठंडी लगेगी, जब आप यूरिन करने जाओगे तो जलन महसूस होगी, बार बार यूरिन करने की फीलिंग होगी बट यूरिन आएगा नहीं। एंड ऑफ कोर्स अगर वो कहीं पे भी आपके यूरिन के रास्ते में जाके लॉज हो चुका है, स्पेशली किडनी से बाहर निकल के ब्लैडर की तरफ जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है, तो फिर वही जो यूरेट्रिक कॉलिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। लोग बोलते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन बोलती है कि बियर पियो किडनी का स्टोन सही हो जाएगा। तो इज इट करेक्ट, पानी की जगह लोगों को बियर पीना चाहिए? नहीं, बियर नहीं पीना चाहिए, ये बियर की फ्री मार्केटिंग हो रही है। बियर नहीं पीना चाहिए। बियर इज़ अ डायूरेटिक। कहने का मतलब है बियर जो है वो आपका यूरिन का आउटपुट बढ़ाता है। बेसिकली बियर क्या है? पानी है, अल्कोहल है, 7-8-10% अल्कोहल है इन पानी। तो जब आप इतना सारा पानी पियोगे विद अल्कोहल, ठीक है, तो ये पानी अंदर जाएगा। और मैंने क्या बोला कि किडनी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गन, उसको पता है बॉडी को कितना पानी चाहिए, कितना उसको एक्स्ट्रा निकालना है। आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो आपकी ब्लड की जो ऑस्मोलैलिटी है, जो पीएच है, ये सब ऑल्टर होने लगेगा। वो सब किडनी रेगुलेट करती है। तो वो ब्लड पीएच, ब्लड ऑस्मोलैलिटी को रेगुलेट करने के लिए एक 10 ml एक्स्ट्रा पानी भी आपकी बॉडी नहीं स्टोर करेगी, वो पानी आपके यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। तो आप चाहे बियर पियो, चाहे आप कॉफ़ी पियो, चाहे आप चाय पियो, आप देखोगे कि ये पीने के बाद आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए जो प्रोस्टेट पेशेंट्स होते हैं उनको स्पेशली बोला जाता है कि जो आपकी इवनिंग टी है उसको आप 3-4 बजे ले लो, वरना आप रात भर यूरिन जाते रहोगे। ठीक है, सो इट्स नॉट ट्रू फॉर बियर, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एजेंट्स। इज देयर सम डिफरेंस, मेल और फीमेल का भी होता है किडनी स्टोन से रिलेटेड, कुछ डिफरेंस होता है उनका? बहुत ज़्यादा होता है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो मेल और फीमेल में ऐसा है कि मेल्स में मेजॉरिटी जो स्टोन्स बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। ठीक है, स्टोन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और आप वो टाइप टेस्ट भी करा सकते हो। अगर कोई किडनी स्टोन पास करे तो आप उसकी जांच करा सकते हो या अपने यूरिन की जांच करा सकते हो। सो मेल्स में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स होते हैं किडनी स्टोन्स, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। महिलाओं में भी कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, एक्सेप्ट जो 20 से 40 साल की महिलाएं हैं, उनमें ऐसा देखा गया कि कैल्शियम फॉस्फेट करके जो स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। सबके अपने अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं, सबके अपने अलग अलग मैनेजमेंट्स हैं।
तो वो तो एंटायर एक सीरीज़ है, स्टोन के बारे में हम दिन भर बात कर सकते हैं, बट ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा एक डिफरेंस है कि जो ओबीज मैन होते हैं, डायबिटिक मैन होते हैं, उनमें यूरिक एसिड स्टोन्स की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सो दोज आर सम टाइप्स ऑफ स्टोन्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। सो ट्रीटमेंट ऑप्शन स्टोन के लिए, एक तो आपने बोला कि ऐसे भी नेचुरली पानी पियोगे उससे हो जाएगा, बट मान लो अगर किसी को एक्चुअल में वो किसी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास दिखाया, तो क्या सर्जरी एक ऑप्शन होती है ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, सो वो शुभम डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज़ कितना है। तो जो छोटे स्टोन्स होते हैं उनका मैनेजमेंट जो 3 गोल्डन रूल्स हैं स्टोन के लिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, 3-3.5 लीटर, नमक कम रखो खाने में, क्योंकि जितना कम नमक रहेगा उतना कम पेशाब में कैल्शियम एक्सक्रीट होगा, जितना कम कैल्शियम एक्सक्रीट होगा उतना कम कैल्शियम की पथरी बनेगी। और तीसरा है, अगर आप मीट ईटर हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप नॉन वेजिटेरियन ना खाकर वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कंसिडर करो, क्योंकि जितना आप नॉन वेज खाओगे उतना आपका प्रोटीन कंजम्पशन होगा, उतना आपका यूरिक एसिड लेवल, यूरेट लेवल और जो बाकी के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे ब्लड में, और वो आपको स्टोन के लिए प्रीडिस्पोज करते रहेंगे बार बार। तो अगर 10 mm से छोटे स्टोन्स हैं तो वो यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, मतलब नेफ्रोलॉजी देखता है उन्हें। जहाँ स्टोन 10 mm के ऊपर हुआ वहाँ यूजुअली आपको या तो लेज़र द्वारा स्टोन तोड़ने की ऑप्शन रहती है, या फिर अगर बहुत बड़ा स्टोन है, इन्फेक्टेड स्टोन है, या कोई बहुत बड़े रास्ते को रोक रहा है यूरिन के, तो उस केस में फिर स्टेंटिंग करनी पड़ती है यूरिन के रास्ते को खोलने के लिए, या पीछे से एक पाइप डालनी पड़ती है, उसको परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कहते हैं। सो किडनी स्टोन जब किसी को हो गया है, एक बार उसने सर्जरी करा ली स्टोन रिमूव, तो उसके रिकरेंस के चांसेस होते हैं क्या? अगर होते हैं तो कितने % में वापस है वो रिकर हो जाता है? So again, a very very good question. Stone disease is a metabolic disease. Like diabetes, उसका मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है। बहुत ही कम स्टोन्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में एक बार होंगे किसी एक इवेंट के कारण और फिर दोबारा नहीं होंगे। स्टोन डिजीज का रिकरेंस रेट इज 50% एट 5 years। 5 साल बाद आपको एक और स्टोन इवेंट होगा। इसीलिए स्टोन के पेशेंट्स का मैनेजमेंट हमेशा मेडिकल प्लस माइनस सर्जिकल, पर कभी भी ऐसा नहीं है कि स्टोन पेशेंट का मैनेजमेंट इज सोनली सर्जिकल बिकॉज ऑफ द हाई रिकरेंस। 5 साल बाद 50%, 10 लोग हैं तो 5 लोगों को दोबारा एक स्टोन इवेंट होना ही होना है, ठीक है। वो पेशाब में से खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब का रास्ता रुक सकता है, दोबारा से पथरी का दर्द उठ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो होगा। So what lifestyle or the dietary precaution the one patient should take to like reduce this recurrence? सो लाइक आई सेड, इंक्रीज योर वाटर इनटेक। स्टोन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है उन लोगों में जो पानी कम पीते हैं। तो जो लोग ओटीज़ में काम करते हैं, इस पर बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं, जो ओटी प्रोफेशनल्स होते हैं, नर्सेज, सर्जन्स, जो पुलिस वाले होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिसमैन हैं, जो दिन भर धूप में काम करते हैं, पानी कम पीते हैं, ठीक है, जिनकी ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं, जो 200, 300, 400 किलोमीटर चल रहे हैं बिना यूरिन पास करे, बिना पानी पिए, तो जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें जो यूरिन का फ्लो रेट है वो कम रहेगा। फ्लो रेट कम रहेगा तो जिसकी टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन की, ठीक है, वहाँ पे स्टोन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा, ठीक। तो एक इस पानी ज़्यादा पियो, दूसरा नमक कम खाओ, और वो सबके लिए ब्लैंकेट एडवाइस है, वो सारे स्टोन्स में हेल्प करेगी। नमक इसलिए कम खाओ क्योंकि आप जितना नमक खाने में कम लोगे उतना आपका यूरिन में कम नमक निकलेगा, और जितना कम नमक यूरिन में निकलेगा उतना कम कैल्शियम यूरिन में निकलेगा। और 90% ऑफ रीनल स्टोन्स, किडनी की पथरी, कैल्शियम में से बनी होती है, चाहे वो फॉस्फेट हो, चाहे वो ऑक्सलेट हो, चाहे वो कोई और पथरी हो। और तीसरी एडवाइस है वेट रिडक्शन, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन आफ्टर ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट स्टोन जो मोस्ट कॉमन पथरी है वो यूरिक एसिड की पथरी है। और यूरिक एसिड की पथरी अक्सर ओबीज लोगों में, डायबिटिक लोगों में, या फिर जिन लोगों को यहाँ पेट के आसपास बहुत फैट होता है उन लोगों में देखी जाती है। तो वेट रिडक्शन, एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रिड्यूस योर एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन। बच्चों में किडनी स्टोन्स हो सकते हैं क्या? हाँ जी, बच्चों में हो सकते हैं, और बच्चों में अगर स्टोन्स हो रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट और उनका डायग्नोसिस और उनका मैनेजमेंट एकदम अलग है। तो बच्चों में स्टोन्स होते हैं तो वो इनफैक्ट मैंडेट भी करते हैं कि अगर बार बार बच्चे में स्टोन हो रहा है, 20 साल की उम्र से पहले अगर आपको कोई स्टोन इवेंट हो रहा है,
तो उसमें हम इनफैक्ट यूरिन का पूरा मेटाबॉलिक वर्कअप कराते हैं कि आप जैसे आपका ब्लड का वर्कअप होता है कि ब्लड में कैल्शियम कितना है, फॉस्फेट कितना है, विटामिन डी, पीटीएच, शुगर लेवल कितना है, वैसे यूरिन का भी पूरा वर्कअप होता है। और उसमें यूरिन में अगर पाया जाता है कि ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो फिर इन बच्चों को जेनेटिक टेंडेंसी है कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी की। तो उस केस में इलाज अलग है, मैनेजमेंट अलग है, और जो उसका प्रोग्नोसिस है, बीमारी कितनी ख़राब है, वो एकदम अलग है। तो बच्चों में स्टोन डिजीज हैज़ टू बी टेकन इवन मोर सीरियसली। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी क्या है और ये डायग्नोस कैसे करते हैं? सीकेडी बेसिकली किडनी की बीमारी जो 3 महीने से ज़्यादा रह जाए उसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास किडनी का कोई टेस्ट है, क्रिएटिनिन जो सिंपलेस्ट टेस्ट है, जो ग्रास रूट लेवल से लेकर टर्शरी हॉस्पिटल सब में अवेलेबल है, अगर आपके पास क्रिएटिनिन की रिपोर्ट्स हैं 3 महीने के अंदर की, जहां आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल से ज़्यादा रहा है 3 महीने तक, ठीक, तो एक वो है, उसको सीकेडी बोलते हैं। दूसरा, अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड एविडेंस है कोई स्ट्रक्चरल किडनी डैमेज का, कहने का मतलब है आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें किडनी दोनों छोटी आ गई, छोटी किडनी का मतलब है 8-8 सेंटीमीटर से छोटी किडनी आ गई, तो वो सीकेडी है। तीसरा, अगर आपका क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है, किडनी का साइज भी नॉर्मल है, पर आपने अपना पेशाब का टेस्ट कराया और 3 महीने तक लगातार पेशाब के टेस्ट में कोई अबनॉर्मैलिटी आ रही है, या तो आप ब्लड लीक कर रहे हो, या आप प्रोटीन लीक कर रहे हो, या आप प्रोटीन और ब्लड दोनों लीक कर रहे हो, तो वो भी सीकेडी है। सो कहने का मतलब है किडनी की कोई स्ट्रक्चरल डैमेज, कोई फंक्शनल डैमेज, या कोई लैब रिपोर्ट्स में डैमेज जो 3 महीने या उसके ऊपर रह जाए, परसिस्टेंट, उसको सीकेडी बोलते हैं। एंड हाउ इज इट डायग्नोस्ड? So the simplest test to diagnose CKD is with a creatinine, right? आप एक क्रिएटिनिन का टेस्ट कराओ। क्रिएटिनिन का, जैसा मैंने पहले भी बोला था, जो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस में, क्योंकि हमारा मसल मास कम है एशियंस में, मेजॉरिटी में जो अपर लिमिट होती है वो 1.2 तक हम लेते हैं। विमेन में और भी कम, मेन में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेन का मसल मास ज़्यादा होगा। बट जो हेल्दी बिल्ड हैं, जो जिम जाते हैं, जो मस्क्यूलर हैं, उनके लिए आप क्रिएटिनिन 1.4 तक भी नॉर्मल ले सकते हो। तो क्रिएटिनिन अगर 1.4 या उसके ऊपर रह रहा है 3 महीने या उससे ऊपर, तो वो सीकेडी है। या मान लो किसी का क्रिएटिनिन नॉर्मल आ रहा है पर उसको यूरिन से परसिस्टेंटली प्रोटीन लीक हो रहा है, जैसे अर्ली डायबिटिक डिजीज में क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है पर अर्लीस्ट साइन इज कि यूरिन से प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाती है, वो भी सीकेडी है। सो जो बेसिक, जो 2 सिंपल टेस्ट हैं, जो गांव का इंसान भी करा सकता है, शहर का इंसान भी करा सकता है, लंदन में बैठा इंसान भी वही कराएगा, इज क्रिएटिनिन एंड अ टेस्ट टू असेस यूरिन प्रोटीन लीकेज। सो कोई भी क्रोनिक किडनी डिजीज के एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, और ये क्या नेचुरली भी इसको हील कर सकते हैं क्या? सो गौरव, सीकेडी की 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होता है जहाँ किडनी का काम 90% से ऊपर है, पर या तो आपकी किडनी अल्ट्रासाउंड में छोटी दिख रही है या फिर आपके पेशाब से प्रोटीन या ब्लड में से कुछ लीक हो रहा है, तो इसलिए हमने आपको सीकेडी बोल दिया, बट इसेंशियली क्रिएटिनिन नॉर्मल है। स्टेज 2 है जहाँ किडनी का काम 60 से 90% के बीच में है। स्टेज 3 है जहाँ काम 30 से 60% के बीच में है। स्टेज 4 है जहाँ काम 15 से 30% के बीच में है। और स्टेज 5, जिसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं सरल भाषा में, या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, जहाँ हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं, वो है जब किडनी का काम, दोनों किडनी का काम मिला के 15% से नीचे हो। सबकी डायग्नोसिस अलग है, सबका मैनेजमेंट अलग है। इसेंशली नेफ्रोलॉजिस्ट का काम तब आता है जब आपका काम 60% के नीचे जाने लगे, क्योंकि जो रियल किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपकी तभी शुरू होती हैं जब काम 60% के नीचे जाने लगे, ठीक। तो इसका कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आप लोगे और आपका क्रिएटिनिन ठीक हो जाएगा या आपके यूरिन से प्रोटीन लीकेज बंद हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि भारत देश में बहुत अच्छी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों में, सप्लीमेंट्स में क्या मिला होता है हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और जो खा रहा है उसको भी नहीं पता। तो आप श्रद्धा रख के खाते हो वो, फिर किडनी ख़राब होती है, और फिर आप जब वो फेलियर वाली स्टेज होती है तो आपके आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आपको वापस यहाँ भेज देते हैं कि हाँ बस हो गया, अब दवाई और काम नहीं कर रही है, अब आप जाके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात करिए। सो आपने मेंशन किया कि अगर 60% से कम अगर किडनी काम करता है तब एक नेफ्रोलॉजिस्ट का काम आता है।
मेजर रोल। सो व्हाट अबाउट अगर किसी की 60 to 90 के बीच में है? सो 60 to 90 के बीच में अनलेस पेशेंट को प्रोटीन बहुत ज़्यादा लीक नहीं हो रहा यूरिन में, सो बेसिक जो लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, आपने पहले तो ढूंढना है कि किडनी की बीमारी हुई क्यों। क्या वो डायबिटीज़ की वजह से थी, क्या वो बीपी की वजह से थी, क्या वो स्टोन की वजह से थी, क्या वो किडनी की अपनी कोई अंदरूनी तकलीफ है, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जो किडनी के फिल्टर्स की स्वेलिंग होती है, तो क्या वो उसकी वजह से है। उसमें अक्सर क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है और ओनली मार्कर इज पेशाब से प्रोटीन लीक हो रहा है। किसी को 2 ग्राम, किसी को 5 ग्राम, किसी को 10 ग्राम, पर क्रिएटिनिन कराओगे तो 0.9, 0.5, 0.6 ऐसा आएगा। तो उस इंसान को भी सीकेडी है अगर ये प्रोटीन लीकेज 3 महीने के ऊपर रह रही है तो। और वहाँ पे प्राइमरी रोल नेफ्रोलॉजिस्ट का ही है। पहले तो बायोप्सी करना, ये देखने के लिए कि प्रोटीन लीक क्यों हो रहा है, और फिर उसका टेस्ट करना। बट 60 to 90% के बीच में लार्जली आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन या जनरल फिजिशियन, MD मेडिसिन, जो ऑलमोस्ट हर टीयर 2, टीयर 3 सिटी में अब अवेलेबल हैं, लार्जली वो आपका किडनी डिजीज़ मैनेज कर सकते हैं। जो बेसिक एडवाइस रहती है हर एक स्टेज में, वो ये कि आप नमक कम खाइए। आप कोई भी अगर आप डायबिटिक हैं तो आप डायबिटीज़ से संबंधित आपके डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करें। हाइपरटेंसिव हैं तो उसके प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करें। जो भी आपकी बीमारी है जिसके कारण आपको किडनी की तकलीफ हो रही है, उसका जो डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन है वो फॉलो करें। दर्द की दवाइयाँ बिल्कुल ना लें। सो जो पेन किलर्स हैं, डाइक्लोफेनाक, वोवरॉन, इटोरिकॉक्सिब, निमेसुलाइड, जो वीक किडनी को एकदम बंद करने की स्टेज पे ले आती हैं, वो अवॉइड करें। एंड आयुर्वेदिक दवाइयाँ अवॉइड करें। अल्कोहल से सीकेडी होता है क्या? और अल्कोहल के साथ साथ मीट कंजम्पशन से, बिकॉज द एरिया, द ज्योग्राफी वी टारगेट द पॉपुलेशन इज हैवी मीट ईटर, तो यस। सो लार्जली स्पीकिंग अगर आप देखो वेस्टर्न नेशंस जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, जितने भी कोल्ड क्लाइमेट्स हैं वो सब मीट ईटर्स हैं। उनमें सीकेडी नहीं होता जस्ट बिकॉज दे कंज्यूम नॉन वेज। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं देखा गया है कि उनका किडनी जो है वो सुप्रा मैक्सिमल लेवल पे काम कर रहा होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नॉन वेज खाओगे उतना ज़्यादा बॉडी में एसिड का मात्रा बढ़ेगा। और किसी भी इंसान की नॉर्मल अगर किडनी काम कर रही है तो वो एसिड निकालने के लिए ज़्यादा काम करेगी। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्रोटीन कम खा रही हूँ तो मुझे कम एसिड निकालना है। कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो चिकन खाए, फिश खाए, बीफ खाए, जो भी खाए, उसको उसकी बॉडी में एसिड लोड ज़्यादा है, वो एसिड किडनी को निकालना ही निकालना है क्योंकि इट्स फंक्शनिंग नॉर्मली। तो उसको निकालने के लिए उसका किडनी का काम जो है वो नॉर्मल जिस लेवल पे वो काम कर रही है वो अपने रिजर्व को भी यूज़ करती है। बट पर से नॉन वेजिटेरियंस को सीकेडी हो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है, इट इज़ नॉट अ फैक्ट। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर अल्कोहल। अल्कोहल में डिपेंड करता है कि आप क्या आपका प्योरिटी लेवल है अल्कोहल का। जैसे आपने सुना होगा हूच ट्रेजेडी, या जो ये लेबरर्स होते हैं ये मेथनॉल मिक्स्ड अल्कोहल लेते हैं। तो मेथनॉल जो है वो किडनी डैमेज करता है। और ये जो एंटी फ्रीज सोल्यूशंस हैं, एथाइलिन ग्लाइकॉल, जो एंटी फ्रीज की तरह यूज़ किए जाते हैं, इनसे जब आप अल्कोहल को कंटामिनेट करते हो उसको कंजम्पशन से किडनी डैमेज होता है। लेकिन जो प्योर अल्कोहल है, गुड क्वालिटी अल्कोहल है, उससे पर से किडनी डैमेज नहीं होती डायरेक्टली। किडनी कैसे डैमेज होगी? अगर आप अल्कोहल इतना ज़्यादा लो कि आपका लिवर डैमेज हो और लिवर खराब होने के कारण किडनी खराब हो, ए। बी, अगर आप इतना ज़्यादा अल्कोहल लो कि आप डायबिटिक हो, आपको हार्ट डिजीज़ हो रहा है, आप अल्कोहल ले रहे हो, तो हार्ट भी कम काम कर रहा है, डायबिटीज़ भी है, अल्कोहल भी ले रहे हो, उससे किडनी पे स्ट्रेस असर आ रहा है। बट एज सच इफ़ यू से, तो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जस्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड किडनी डैमेज। सो मतलब हमारा जैसा फिट बंदा किडनी के बिना टेंशन लिए अल्कोहल ले सकता है, गुड क्वालिटी अल्कोहल ले सकता है, जो रिकमेंडेशन है उसके अंडर। डायलिसिस भी काफ़ी कॉमन कीवर्ड है। सो एक्चुअल में डायलिसिस होता क्या है और इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, कैसे काम करता है? सो डायलिसिस जो है वो बेसिकली जब हम फेलियर स्टेज में आ जाते हैं, जब किडनीज परमानेंटली बोल दी जाती हैं कि अब ख़राब हैं, 15% से कम काम है, एंड वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी को 15% के नीचे ज़रूरत होती है, किसी को 10% के नीचे, किसी को 5% के नीचे। तो वो स्टेज जहाँ पे बिना रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कहने का मतलब है ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है, उस स्टेज को फेलियर बोलते हैं। सो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई उतनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो मेजरली काम करता है लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट पे।
ना ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस है, ना बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइजेशन है, ना मोटिवेशन है। तो जो majority ऑफ द पब्लिक है, स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की पब्लिक है, उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डायलिसिस की शुरुआत। सीधा ट्रांसप्लांट का एक्सेस तो नहीं मिलता। तो डायलिसिस बेसिकली एक मशीन होती है। हीमोडायलिसिस 2 प्रकार के डायलिसिस होते हैं। एक होता है वाटर डायलिसिस, पेट का डायलिसिस, जिसमें एक बैग होता है, वो बैग से पानी आप पेट में डालते हो, वो आपका पेट खुद ही एक्ट करता है एज अ डायलाइज़र, मतलब साफ़ करने का तरीका, और फिर 2-3-4 घंटे बाद आप वो पानी ड्रेन कर देते हो। वो फॉर्म ऑफ डायलिसिस भी इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल अडॉप्टेड नहीं है। साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड है एंड इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ डायलिसिस। बट अनफॉर्चुनेटली जो नॉर्दर्न इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, साफ़ सफाई नहीं है उतनी, तो लोगों को सिखाना बहुत मुश्किल है वो डायलिसिस, क्योंकि वो आप घर पे करते हो। तो जो मेजर डायलिसिस होता है इंडिया में वो होता है ब्लड डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, जिसके लिए इंसान को अस्पताल आना पड़ता है, किसी को हफ्ते में 2 बार, किसी को हफ्ते में 3 बार, डिपेंडिंग ऑन डायलिसिस की शुरुआत में आपको यूरिन कितना आ रहा है। डायलिसिस की मशीन है, मशीन में एक होता है पानी डायलाइजेट, एक होता है पेशेंट, और एक होता है मेम्ब्रेन डायलाइजर। तो आपका ब्लड शरीर से मशीन बाहर ट्यूब के द्वारा बाहर निकाला जाता है और एक साफ पानी के अगेंस्ट डायलाइज किया जाता है। तो आपके ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, एसिड, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। ये पानी में कुछ ऐसा है नहीं, ये पानी एकदम साफ़ है। तो डायलाइज़र जो होता है, जो आपका मेम्ब्रेन है, फिल्टर है, वो फिल्टर के द्वारा ये सब कचरा ब्लड से उस पानी में जाता है और फिर साफ ब्लड आपकी बॉडी में दोबारा ट्यूब द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है डायलिसिस का। डायलिसिस करना क्यों होता है? क्योंकि किडनी की उतनी रिजर्व नहीं बची, उतनी कैपेसिटी नहीं बची कि वो अपने आप एसिड को, यूरिया को, क्रिएटिनिन को, पोटेशियम को निकाल पाए। वो नहीं निकालेगी तो ब्लड में मात्रा बढ़ेगी, ब्लड में मात्रा बढ़ेगी तो जो सबसे बड़ा खतरा रहता है वो रहता है एसिड और पोटेशियम आपके हार्ट को स्टॉप कर दें एंड सडन डेथ हो जाए। तो उसको निकालने के लिए जब आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताता है कि अब डायलिसिस करना पड़ेगा, उस टाइम पे फिर हम ब्लड वाला डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। ये प्रोस एंड कॉन्स क्या है डायलिसिस के? सो प्रो है कि इवन इन 21st सेंचुरी, इन 2024, डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो आज की तारीख में गांव से लेकर शहर हर जगह अवेलेबल है। हीमोडायलिसिस की बात कर रही हूँ मैं, हर जगह अवेलेबल है। छोटे से छोटे शहर में अब एक डायलिसिस सेंटर है, वहाँ पे एक टेक्नीशियन है, वो डायलिसिस कर देता है। तो जो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे मैंने बोला, पोटेशियम बढ़ जाए, एसिड बढ़ जाए, यूरिया की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि इंसान गफलत में चले जाए, ऑल्टर हो जाए, ठीक है, क्रिएटिनिन की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि जान को खतरा हो, ठीक, तो उनको जो इमिडिएटली कम करने का तरीका है, सबसे आसान तरीका, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका और सबसे रैपिड, सबसे फास्ट तरीका, वो डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस। उसके अलावा कुछ नहीं है। इवन वाटर डायलिसिस उतना इफेक्टिव नहीं है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो हीमोडायलिसिस है। बट लॉन्ग टर्म में, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, डायलिसिस इज़ अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ डायलिसिस डिलीवर होता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। डायलिसिस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप किस डायलाइज़र से डायलाइज हो रहे हो, वो मेम्ब्रेन की क्वालिटी क्या है, और किस पानी के अगेंस्ट डायलाइज हो रहे हो, वो पानी की क्वालिटी क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली छोटे टाउन्स में ना तो डायलाइज़र अच्छा यूज़ होता है कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स की वजह से, और दूसरा ना तो पानी की क्वालिटी रेगुलेट होती है, ठीक है। तो आप एक डायलिसिस सेशन में ऑन एन एवरेज 120 से 200 लीटर पानी से एक्सपोज होते हो, एक नॉर्मल आदमी। अगर 200 लीटर पानी साफ नहीं है या 120 लीटर पानी साफ नहीं है तो आप कराने गए हो डायलिसिस हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, बट ऑन डायलिसिस आपकी हेल्थ खराब होगी, या तो इन्फेक्शन होगा या वो पानी से रिलेटेड सिम्टम्स आने लगेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पानी में हेवी मेटल्स होते हैं, तो पहले के ज़माने में जब मेम्ब्रेन्स अच्छी नहीं थी और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, तो लोगों को एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी होती थी, क्योंकि वो एल्यूमिनियम पानी में होता था और वो डायलिसिस के द्वारा आपके ब्लड में जाता था। और डायलिसिस का पेशेंट हफ्ते में 2 या 3 बार 200-200 लीटर पानी से एक्सपोज होता है, तो वो एल्यूमिनियम सब बॉडी में जमा होता है, किडनी से तो निकल नहीं सकता। तो ये पुराने ज़माने की बात थी। आज के टाइम में भी एल्यूमिनियम नहीं,
पर बहुत सारी और चीज़ें हैं पानी में जो आप जिससे आप एक्सपोज हो रहे हो। तो अनलेस आप किसी बहुत अच्छे सेंटर पे डायलिसिस करा रहे हो, किसी बहुत अच्छे डायलाइज़र के साथ, लॉन्ग टर्म आउटकम्स ऑफ डायलिसिस आर नॉट गुड। इंडिया में आप देखो, अगर 10 पेशेंट आज की तारीख में डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो केवल 5 पेशेंट 5 साल बाद जीवित होंगे। सो देर इज़ 50% mortality at 5 years and there is 90% mortality at 10 years। कहने का मतलब है इनमें से 9 लोग जो हैं वो 10 साल भी डायलिसिस पे पूरे नहीं कर पाएंगे। They will expire because of infection or because of poor quality dialysis or because of cardiac complications। यू मेंशन कि छोटे शहरों में पुअर क्वालिटी ऑफ डायलिसिस होती है, अनरेगुलेटेड व्हाटएवर। सो किसी पेशेंट्स को या उसके केयर टेकर को कैसे पता चलेगा कि मेरी जो डायलिसिस चल रही है वो ऑन द राइट ट्रैक है, या क्या सिम्टम्स पेशेंट को और कितने साइकिल के बाद वो दिखने शुरू हो जाएंगे? ठीक, तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना आज की तारीख में भी, आप चाहे इंटरनेशनल गाइडलाइन पढ़ो, चाहे आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंट की सिम्टम मॉनिटरिंग। अगर किसी को अच्छा क्वालिटी डायलिसिस मिल रहा है ना, तो वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो खाना अच्छे से खा रहा होगा, उसकी एपेटाइट वापस आ जाएगी, उसको खाना देख के उल्टी नहीं आएगी, उसको आगे से खाना खाने की इच्छा होगी, उसका बीपी रेगुलेटेड रहेगा। बीपी की दवाइयाँ हो सकता है कम भी हो जाएं अगर बीपी अच्छा चल रहा है तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है स्टेज 5, मतलब एंड स्टेज CKD का, पेशेंट्स को खुजली स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो किडनी का कचरा कहीं नहीं जा पा रहा तो वो स्किन में जमा होता है, तो खुजली स्टार्ट हो जाती है, वो खुजली चली जाएगी। ठीक, आप देखोगे पेशेंट्स की जो स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग नहीं रहेगी, पेशेंट को चलने फिरने में, सांस लेने की तकलीफ नहीं होगी। ठीक, एंड जो हीमोग्लोबिन है वो स्टेबल रहेगा। तो जो आपका एक एरिथ्रोपोएटिन करके इंजेक्शन चलता है डायलिसिस पेशेंट्स में, उसकी रिक्वायरमेंट या तो स्टेबल रहेगी या इनफैक्ट कम भी हो जाती है अगर उसको सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ डायलिसिस चल रहा है तो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड बी पेशेंट खा कैसा रहा है और पेशेंट फील कैसा कर रहा है, पेशेंट को अच्छा लग रहा है अपने शरीर में कि नहीं। और यही 2 सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल कैसा रहेगा डायलिसिस पे, और क्या पेशेंट को जो डायलिसिस डिलीवर हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या नहीं। जो लैब मॉनिटरिंग होती है वो किसी भी Tier 2 Tier 3 सिटी में नहीं होती है। उसको कहते हैं KT/V यूरिया। वो कोई भी अच्छा सेंटर, जैसे यहाँ पे फ्रिजिनियस स्पॉन्सर करता है डायलिसिस, तो हर एक डायलिसिस के बाद में आपको KT/V यूरिया लिख के दिया जाता है, विच इज़ अ मार्कर ऑफ कितना एडिक्वेट डायलिसिस मिला। उसके सेट टारगेट्स हैं, क्या वो पेशेंट ने 4 घंटे डायलिसिस सेशन के बाद वो टारगेट अचीव किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और उसको कैसे बढ़ाया जाए। ये सब अनफॉर्चुनेटली आप एक Tier 3 सिटी, Tier 2 सिटी में नहीं इंश्योर कर सकते। पहले तो वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, एक सेंटर है, उस पर एक टेक्नीशियन है, उस पर पेशेंट आ रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट महीने में आता है एक बार, शायद 6 महीने में एक बार। तो ना तो सिम्टम मॉनिटर होता है, ना क्वालिटी मॉनिटर होती है, ना डायलिसिस की डोज मॉनिटर होती है, ना वो 6 महीने में प्रिस्क्रिप्शन मॉडिफाई होता है। Got it. सो व्हेन अ पेशेंट इज अंडरगोइंग डायलिसिस, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने एंड पे? एक तो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए उनकी, सेकेंडली इन जनरल उनको किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए? सो डायलिसिस पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो शुरुआत से ध्यान रखना चाहिए, आपका एक्सेस क्या है, मीडियम क्या है जिससे आप मशीन से कनेक्ट हो रहे हो। आइडियली एक अच्छे सेंटर में अच्छी प्लानिंग के साथ जो काउंसलिंग है डायलिसिस की, वो स्टेज 4 से ही बिगिन हो जानी चाहिए कि हाँ भाई, किडनी का काम रिजर्व इतना है, अब फ्यूचर हो सकता है 6 महीना हो सकता है 1 साल हो सकता है 1.5 साल हो, डायलिसिस की ज़रूरत आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ प्लानिंग में सबसे ज़रूरी है एक फिस्टुला बनवाना, क्योंकि फिस्टुला एक आपके खुद की नस का ऑपरेशन है जिसमें आप 2 नस को जोड़ दोगे, ऊपर से स्टिचेस ले लोगे, कुछ ना पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी ना डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम होगी। और जब मान लो 1.5 साल बाद डायलिसिस स्टार्ट करना हुआ तो सीधा फिस्टुला से डायलिसिस स्टार्ट होगा, तो ना यहाँ लाइन डाली जाएगी ना पैर में लाइन डाली जाएगी, जो अक्सर इमरजेंसी केसेस में डायलिसिस में यूज़ की जाती है। इनफैक्ट आप यूपी बिहार के गाँव में जाओ या मीडियम शहर में भी चले जाओ तो वहाँ पे लाइन डालते हैं डायलिसिस के पहले यहाँ फेमोरल वेन में, और निकालते हैं डायलिसिस के बाद, फिर डालते हैं फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं फिर निकालते हैं। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आप इतनी बड़ी लाइन डाल रहे हो, आप उसको हाथ से मैनिपुलेट कर रहे हो, इट्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन।
एंड majority ऑफ द पेशेंट्स जो जिनकी डेथ होती है डायलिसिस पे, वो या तो कार्डियक कॉजेज़ की वजह से होती है या फिर इन्फेक्शन की वजह से होती है. तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका डायलिसिस शुरू किससे हो रहा है. लाइन से शुरू हो रहा है इमरजेंसी में, या फिस्टुला से शुरू हो रहा है. ठीक. दूसरी इंपॉर्टेंट इज डाइट. सो राइट बिफोर यू गो टू डायलिसिस आपको बोला जाता है आप नमक कम खाओ, आप पानी कम पियो, आप खाना में ये खाओ ये मत खाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि जितना प्रोटीन खाओगे किडनी का लोड बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा. डायलिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसमें देखा गया है कि आप ये खाओगे तो आपका सर्वाइवल बेटर है, वो प्रोटीन. नॉर्मल से अधिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है डायलिसिस पेशेंट की, क्योंकि डायलिसिस इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. कहने का मतलब है जब आप मशीन से कनेक्ट होते हो तो आपका पूरा शरीर टूट रहा है, मसल भी टूट रही है, तो आपका मसल मास बना रहे, आपके एनर्जी स्टोर्स बने रहें, उसको कंटिन्यूड रखने के लिए आपका जो डाइटरी प्रोटीन इंटेक है वो नियरली 1.2 to 1.3 टाइम्स योर बॉडी वेट है. तो मान लो एक 50 किलो का आदमी डायलिसिस स्टार्ट कर रहा है, तो उसको ये बोला जाता है कि आप कम से कम कोशिश करो 60 से 75 ग्राम प्रोटीन खाने की एवरी सिंगल डे. हो सके तो डाइट से, वरना आपको सप्लीमेंट ऐड कर दिया जाता है. सो लाइक डायलिसिस एक पेनफुल प्रोसीजर भी होती है क्या? और नॉट एट ऑल. वही दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप पहले से फिस्टुला बना के रखो तो फिस्टुला में 2 छोटी नीडल डलती हैं, तो जितना आपको ब्लड सैम्पलिंग के टाइम पे पेन होता है उतना ही आपको डायलिसिस के स्टार्ट में पेन होता है, और बस उसके बाद इट्स अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर. एंड जब खत्म होता है तो वो नीडल निकाल देते हैं, वहाँ पे पैकिंग कर देते हैं, और आप नेक्स्ट डायलिसिस के लिए आते हो और फिर वही 2 नीडल डाल के डायलिसिस स्टार्ट करते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो एरिया है जहाँ आप नीडल डाल रहे हो वो पेन इनसेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि आपका एक थ्रेशोल्ड बन जाता है जिसमें आपको पेन ही नहीं फील होगा. सो इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर एट ऑल. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रेटिनिन लेवल एंड डायलिसिस, और कितने क्रेटिनिन लेवल पे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? सो गौरव, इसमें ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सबकी बॉडी का क्रिएटिनिन लेवल मीन्स डिफरेंट. आपके लिए अ क्रिएटिनिन ऑफ 1.5 1.6 इज़ नॉट नॉर्मल. इनके लिए क्रिएटिनिन ऑफ 1.6 1.7 इज़ नॉट नॉर्मल. मेरे लिए क्रिएटिनिन ऑफ मोर देन 1 विल नॉट बी नॉर्मल, क्योंकि हमारा बॉडी वेट अलग है, और क्रिएटिनिन इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ मसल मास. ठीक. तो एक 30 किलो के आदमी के लिए 1 क्रिएटिनिन भी अब नॉर्मल है, एक 70 किलो के आदमी के लिए 1.4 क्रिएटिनिन नॉर्मल है. और क्रिएटिनिन की वैल्यू से बहुत अच्छी इक्वेशंस अवेलेबल हैं जिससे आप एक चीज़ टेस्ट करते हो जिसको कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. कोई भी अच्छी लैब से आप टेस्ट कराओगे तो आज की तारीख में वो आपको GFR निकाल के देती है. GFR डिसाइड करता है कि किडनी का परसेंटेज फंक्शन कितना है. और जैसा मैंने बोला कि 5 स्टेजेस होती हैं. जब आपका क्रिएटिनिन इतना हो आपके हाइट के लिए, वेट के लिए, एज के लिए, कि आपका GFR 15 से नीचे आए, दैट इज़ द टाइम जब हम डायलिसिस की बातचीत शुरू कर देते हैं. बट मोस्ट पीपल, डायबिटिक्स को इसमें एक्सक्लूड कर दो, मोस्ट पीपल आर एबल टू टॉलरेट अ GFR ऑफ 8. 8 के नीचे डायलिसिस रोकने का कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ज़्यादा है. 8 से 15 इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट की बॉडी कितना ज़्यादा सिम्टम हैंडल कर ले रही है दवाइयों पे. So, suppose a patient is undergoing dialysis, can they go to work? Can they travel? Yes, in fact, if you look at our dialysis unit here, 90% of the dialysis unit is employed. किसी का बिजनेस है, किसी की चश्मे की दुकान है, कोई एक फायर फाइटर आते हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया ही नहीं किसी को कि उनका पिछले 5 साल से डायलिसिस चल रहा है. ठीक है. एक HDFC में बैंक मैनेजर हैं. तो डायलिसिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट गिव्स यू लाइफ. और अगर अच्छा डायलिसिस हो रहा है तो इट विल ओनली एड ईयर्स टू योर लाइफ. बट this you should remember that dialysis is not the treatment of choice. Treatment of choice for most people is transplant. क्योंकि आप कुछ भी कर लो, अच्छे से अच्छा डायलिसिस भी करा लो, सबसे अच्छा डायलिसिस होता है हीमोडायाफिल्ट्रेशन, वो डायलिसिस भी करा लो तो भी सर्वाइवल स्टेटिस्टिक उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ट्रांसप्लांट का है. किडनी का काम किडनी कर सकती है, मशीन नहीं कर सकती. सो एक जैसे जब कभी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं किसी पेशेंट्स को कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, यू हैव टू गो अंडर डायलिसिस, तो पेशेंट सबसे पहले दूर भागता है कि नहीं मुझे डायलिसिस नहीं कराना है. पेशेंट से ज़्यादा उसके घर वाले दूर भागते हैं कि मैं डायलिसिस मैंने एक पेशेंट देखा है एक हॉस्पिटल में, उसको लेकर के जा रहे थे, वो उसकी बेटी रो रही थी कि डायलिसिस कराऊंगी तो मेरी मम्मी मर जाएगी. तो क्या पेशेंट को ऐसा डर होना चाहिए, और आप ऐसे पेशेंट को कैसे, क्या आपकी एडवाइस रहेगी?
इसको कहते हैं फियर ऑफ अननोन। आपको जिस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको हमेशा उससे डर रहेगा। एंड इंसान क्या चाहता है कि उसको होप दी जाए। वो होप होती है सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, फिफ्थ ओपिनियन, आयुर्वेदिक ओपिनियन, होम्योपैथिक ओपिनियन, गर्म पानी में डूबने की ओपिनियन, पत्थरों से इलाज कराने की ओपिनियन। अल्टीमेटली कराना क्या पड़ता है? डायलिसिस। सो डायलिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ थेरेपी। वो कोई मेडिकल थेरेपी से अलग नहीं है, वो मेडिकल थेरेपी का पार्ट ही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ दवाई ख़त्म होती है और मशीन की बात आती है, वहाँ ये मन में वहम बैठ जाता है कि एक बार डायलिसिस पे गए तो डायलिसिस परमानेंट हो जाएगा। और वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 5D का तो इलाज ही परमानेंट डायलिसिस है, अनलेस आप ट्रांसप्लांट कराओ। लेकिन बहुत सारी किडनी की बीमारियां ऐसे हैं जिनमें टेम्प्रेरी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आती है, टेम्प्रेरी, जस्ट किडनी को सपोर्ट देने के लिए। और जब किडनी अपने आप इतना काम करने लगे दवाइयों द्वारा, तब हम डायलिसिस से पेशेंट को मुक्त कर देते हैं। एंड जब तक, अगर आप परमानेंट किडनी डिजीज डैमेज की बात कर रहे हो, तो उस केस में अगर डायलिसिस शुरू हुआ है और ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा या नहीं हो सकता या नहीं कराना, then the only other option which remains to remain alive and with a decent quality of life is dialysis. डायलिसिस के बारे में बहुत मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आप किसी वेल रन यूनिट को देखोगे, उसका आप किसी दिन एक वीडियो बनाओगे, पेशेंट से बातचीत कराओगे, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका घर चल रहा है क्योंकि एक मेंबर का डायलिसिस हो पा रहा है और वो डायलिसिस कराने की वजह से जीवित है, और वो उसकी वजह से काम कर पा रहा है, उसकी वजह से अर्न कर पा रहा है और अपने घर को सपोर्ट कर पा रहा है। ठीक है, लाइक आई सेड, अगर आप अभी भी यूनिट में जाते हो, आप एक रैंडम चेक करते हो, 90% ऑफ द यूनिट इज एम्प्लॉयड। किसी की सुबह की जॉब है तो वो शाम को डायलिसिस कराता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। किसी की शाम की जॉब है तो वो सुबह डायलिसिस कराता है। एंड सम पीपल जिनके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो हमारे 20 to 40 ईयर वाले एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, वो लैपटॉप पे ही यहाँ से मीटिंग कर रहे होते हैं। एक हाथ में डायलिसिस चल रहा होता है और दूसरे हाथ से वो लैपटॉप पे मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर डायलिसिस का प्रोसेस कितने घंटे का होता है? So on an average 4 hours. 4 hours is one session and it can depend on कितना आपका यूरिन आउटपुट है। अगर बहुत अच्छा यूरिन आउटपुट है डायलिसिस की शुरुआत में 1 लीटर या उसके ऊपर, तो हफ्ते में 2 बार। अगर कम है, 500 ml 800 ml से भी कम है, तो हफ्ते में 3 बार। Okay, so first of all, if you are working for a company which expects you to be attending meeting while undergoing dialysis, so ये किडनी ट्रांसप्लांट किस कंडीशंस में रिक्वायर होती है? सेम कंडीशंस जिसमें डायलिसिस रिक्वायर होता है, वो सब कंडीशंस में। ट्रांसप्लांट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ट्रांसप्लांट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव, ट्रांसप्लांट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, जैसे आपका पैर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कटता है, उसमें इन्फेक्शन है, पस भरा हुआ है, दिख रहा है वो इन्फेक्टेड पैर है, कोई और ऑप्शन है? आपने वो पैर काटना ही काटना है। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। वैसे ही ट्रांसप्लांट है। अगर आपकी दोनों किडनी बंद पड़ी हैं, कम काम कर रही हैं, पता है नहीं काम करेंगी, तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे रहने से बेहतर है कि आप ट्रांसप्लांट कराओ, क्योंकि किडनी का ऑल्टरनेटिव किडनी है, कोई मशीन नहीं है। अच्छे से अच्छी मशीन किडनी का 50 से 60% काम ही कर पाएगी, और अच्छे से अच्छी मशीन भारत में टॉप 1% डायलिसिस पेशेंट्स को मिलती है। बाकी 99% जो है वो लो क्वालिटी डायलिसिस में है। So it's completely patient's choice basically. I would say कि it should not be patient's choice. पेशेंट को काउंसिल ही ऐसे करना चाहिए कि भाई ट्रांसप्लांट इज द वे फॉरवर्ड। पहले तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, एक डायलिसिस का कॉस्ट कम्स एनीवेयर बिटवीन, मैं फोर्टिस की बात करती हूँ, एक डायलिसिस का कॉस्ट कम्स, सस्ते जो सबसे चीप डायलिसिस है यहाँ पे, उसका कॉस्ट है 3,000 रुपये। हफ्ते में 3 बार मतलब 18,000 रुपये। महीने में आई एम सॉरी 9,000, आई एम सो सॉरी 9,000। 4 हफ्ते 36,000। ठीक, 36,000 तो इसके हो गए। उसके ऊपर से जो ब्लड बढ़ाने के इंजेक्शंस लगते हैं, जो आपको दवाइयाँ चलती हैं, ऑन एन एवरेज एक डायलिसिस का पेशेंट का कॉस्ट इज एनीवेयर बिटवीन 50 to 60,000 अ मंथ। दिस इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ डायलिसिस। 60,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर। ठीक है, 7,20,000 रुपये एक साल का वो है। और ये सिर्फ डायलिसिस और दवाइयों का कॉस्ट है। ये हॉस्पिटल विजिट का कॉस्ट नहीं है, ये डॉक्टर की विजिट का कॉस्ट नहीं है, ये अगर बीच में कोई इन्फेक्शन या हार्ट रिलेटेड इशू हो तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट नहीं है। ऑन इन मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर्स इन इंडिया, आजकल तो प्राइवेट सेक्टर भी ट्रांसप्लांट को सब्सिडाइज कर चुका है। एक ट्रांसप्लांट का कॉस्ट होता है एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 lakhs। तो ट्रांसप्लांट इज लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप घर खरीदते हो तो आप अच्छा घर खरीदते हो,
आप किसी ऐसी जगह पे घर नहीं खरीदोगे जहाँ आपको 5,000 रुपये की ज़मीन मिल रही है स्क्वायर पर, एंड उसमें आप वहाँ पानी भी भर रहा है, वहाँ वाटर लॉगिंग भी है, वहाँ वेस्ट डिस्पोजल भी नहीं है, वहाँ पे आप नहीं देखते, तो अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों करोगे? ट्रांसप्लांट इज़ अ वन टाइम कॉस्ट, एक बार का ऑपरेशन है जहाँ पे 6 लाख रुपीज़ कॉस्ट है। उसके बाद जो पहले कुछ महीनों में दवाइयों की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा चलती हैं, और 3-4 महीने के बाद वो दवाइयों का कॉस्ट भी कम हो जाता है। कंपेयर दैट टू डायलिसिस, 1 साल के डायलिसिस का कॉस्ट जो है वो ट्रांसप्लांट के वन टाइम कॉस्ट से ज़्यादा है। व्हेन इट कम्स टू ट्रांसप्लांट ना, तो मतलब किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट, पीपल ट्रांसप्लांट के नाम से फियर में आ जाता है। तो हाउ सेफ इट इज़ कि ट्रांसप्लांट कराना? So kidney transplant is very safe. The most common organ to be transplanted is kidney. बिकॉज आई एम वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, हमारे ऐप पे लास्ट ईयर मई में एक 27 ईयर ओल्ड लेडी आई, वन ऑफ द डॉक्टर सजेस्टेड कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। आई कांट रिमेंबर द पर्सन, द लेग्स ऑफ द पर्सन वाज शेकिंग कि अभी मैं अपनी 27 साल की कैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराऊंगा। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि डायलिसिस पे सर्वाइवल है 50% 5 साल पे एक्सपायर हो जाते हैं, और 90% 10 साल तक एक्सपायर हो जाते हैं। ट्रांसप्लांट को इससे हेड टू हेड कंपेयर करो तो 85 to 90% people are alive at 5 years, 75 to 80% people are alive at 10 years. आप कौन सा ट्रीटमेंट कराओगे जिसमें आप जिंदा रहने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, सर्वाइवल ज़्यादा हो? ठीक, ये सर्वाइवल स्टेटिस्टिक है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आपका बनाया हुआ नहीं है, ये किसी डॉक्टर का बनाया हुआ नहीं है, ये डायलिसिस की और ट्रांसप्लांट की पॉपुलेशन का ही स्टेटिस्टिक है। ठीक, दूसरा रहा किडनी सर्वाइवल। ये बहुत लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांट कराया किडनी तो ख़राब हो गई। हाँ, ख़राब होती है, लेकिन आप उन्हीं लोगों से बात कर रहे हो जो आपको ये बता रहे हैं कि किडनी ख़राब हो रही है। आप उन 10,000 20,000 लोगों से बात ही नहीं कर रहे जिनकी चल रही है, क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहते, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने जीवन में खुश हैं। सो आफ्टर 5 years 85 to 90% किडनीज आर वर्किंग। आफ्टर 10 years 75% किडनीज आर वर्किंग। हाँ, किडनी की लाइफ है, आई विल अग्री, बट 10 साल तक 75% किडनी काम कर रही होती हैं बिना डायलिसिस के, और 20 साल तक 50% किडनी काम कर रही होती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, जहाँ एक करीबी रिश्तेदार किडनी दे। मैं कैडेवर या डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रही। ठीक, किडनी चल रही है, आप चल रहे हो, आप डायलिसिस से मुक्त हो, आपका कॉस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया में, इंडिया इज़ अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा कितना लगेगा, आपका पैसा बच रहा है। ठीक, आप हॉस्पिटल आने से बच रहे हो, आपको हफ्ते में 3 बार डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी, अस्पताल नहीं आना। तो एनीबडी विद अ लिटिल सेंस इन माइंड, कॉमन सेंस, ठीक है, मैं तो एजुकेशन भी नहीं बोलूँगी, कॉमन सेंस भी, वो ट्रांसप्लांट ही कराएगा। द परफेक्ट एग्जाम्पल इज़, आप गुजरात को देखो। गुजरात में बहुत ज़्यादा लिटरेसी लेवल नहीं है, क्योंकि किडनी की बीमारी के बारे में जो ऑफन निगलेक्टेड एस्पेक्ट है वो सेक्सुअल हेल्थ है। जैसे जैसे किडनी का काम कम होगा, फर्टिलिटी कम होगी, दोनों महिलाओं में और आदमियों में। यू कैन नॉट फादर अ चाइल्ड इफ़ यूर ऑन डायलिसिस, क्योंकि आपकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो एकदम निल हो चुकी होती है। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर विमेन। कंसेप्शन रेट्स, माँ बनने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो डायलिसिस की महिलाओं में एकदम शून्य है। ओकेजनली कोई एक रेयर केस मिला तो मिला, बट अदरवाइज एकदम शून्य है। एंड जैसे ही ट्रांसप्लांट होता है वो सब फर्टिलिटी वापस आ जाती है। सो फॉर यंग मैन, यंग वुमेन, डायलिसिस के अलावा, मतलब डायलिसिस शुड नॉट इवन बी दी ऑप्शन। हाँ, टेम्प्रेरी डायलिसिस के बारे में सोच सकते हैं जब तक आप डोनर का वर्कअप चल रहा है या जब तक आपका ट्रांसप्लांट के बारे में विचार नहीं बना, बट अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ट्रांसप्लांट। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस अगर किसी को रिकमेंड किया गया है कि इनको किडनी ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो उनको लेना होता है, क्या प्रोसेस होता है इसके लिए? तो सबसे पहले तो ये देखना है कि डोनर कौन है। सो इंडिया में जो लीगैलिटीज़ हैं वो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन को अलाउ करती हैं टू डोनेट, विच मीन्स मदर, फादर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर। बच्चों के केस में इवन ग्रैंड पेरेंट्स विल बी कंसिडर्ड नियर रिलेटिव्स, सो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। एंड अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस, ये आपके फर्स्ट डिग्री रिलेशंस माने जाते हैं। इन लोगों के अगर इनमें से कोई भी आपका ब्लड ग्रुप मैच करता है, तो आपको डोनेट करना चाहता है, तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा लीगल वर्क, पेपर वर्क नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कमिटी के इश्यूज़ नहीं आते। इन हाउस लोकल कमिटी होती है हॉस्पिटल के अंदर। जहाँ बात जाती है डिस्टेंट रिलेटिव, मामा, चाचा, ताऊ, ताई, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वहाँ पे एक एक्सटर्नल कमेटी बिठाई जाती है अस्पताल के बाहर, जो ये देखती है कि कहीं कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा किसी पे देने के लिए।
कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं इन्वॉल्व है फाइनेंशियल और अदरवाइज, लेन देन कि आप कुछ दो तो किडनी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें वो करने के लिए, एकदम ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कमिटी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट वो भी बेटर है रादर देन स्टेइंग ऑन लॉन्ग टर्म डायलिसिस। और तीसरा ऑप्शन है, अगर आप किसी ऐसी स्टेट में रहते हो जैसे तेलंगाना, आंध्रा, चेन्नई, कैलकटा एंड गुजरात, इवन महाराष्ट्र आई वुड से, जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के रेट्स बहुत अच्छे हैं। दिन में 2-2, 3-3 ऑर्गन डोनर्स अवेलेबल होते हैं। एक ऑर्गन डोनर से आप 2 किडनी ले सकते हो, तो 6 लोगों की जान एक दिन में बच रही है, 6 लोग का ट्रांसप्लांट एक दिन में हो रहा है। तो ऐसी स्टेट्स में अगर आपके पास कोई लिविंग डोनर नहीं है, आपके पास कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव नहीं है जो किडनी दे पाए या दे नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही मेडिकल कंडीशन से सफ़र करता है, देन यू शुड रजिस्टर योर सेल्फ फॉर अ कैडेवर डोनेशन। उसकी लिस्ट होती है, हर स्टेट की लिस्ट होती है, वो लिस्ट में आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो और जब आपका नाम आएगा तब आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। ये कितने दिन स्टे करना होता है किडनी ट्रांसप्लांट के केस में हॉस्पिटल में? यूजुअल हॉस्पिटल स्टे फॉर द डोनर, अगर लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट है, अगर मान लो पिताजी अपने बच्चे को किडनी दे रहे हैं, तो डोनर के लिए यूजुअल हॉस्पिटल स्टे 3 दिन, जिस दिन सर्जरी है अगले दिन और तीसरे दिन छुट्टी। हाँ बस। और जो पेशेंट है उसको यूजुअली 5 to 7 days तक एडमिटेड रखते हैं। कोई हॉस्पिटल 5 दिन तक रखता है, वो पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है। जैसे हमारा हॉस्पिटल 7 day का पैकेज देता है, तो हमारे हॉस्पिटल में डे 7 तक हम डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज पेशेंट अपने नॉर्मल वर्क पे जा सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं? वो पेशेंट अपने नॉर्मल काम पे यूजुअली हम बोलते हैं कि पहले कुछ महीनों में अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो, ऐसी कंपनी में हो, तो आप वर्क फ्रॉम होम तो 8वें 9वें दिन से ही कर सकते हो, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको बस घर से बैठ के काम करना है। बट हम यूजुअली अवॉइड करते हैं लार्ज गैदरिंग्स, क्योंकि उसमें इनिशियल फ्यू डेज में रिसिपिएंट को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो या तो आप किसी ऐसे सिक्लूडेड एनवायरनमेंट में जाके काम करो, तो महीने 2 महीने 3 महीने बाद हम अलाउ कर देते हैं कि आप जाओ। जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, साफ़ पानी, साफ़ खाना, कच्चा सलाद नहीं खाना, अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं लेना, एंड लार्ज गैदरिंग्स, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो चाहे वो बाहर हो, वो आपने अवॉइड करनी है। बट यू कैन रिज्यूम योर रेगुलर एक्टिविटीज़ राइट आफ्टर डिस्चार्ज, एंड यू कैन रिज्यूम योर रेगुलर लाइफ आफ्टर डिस्चार्ज। यू कैन रिज्यूम गोइंग बैक टू वर्क right after discharge if you're working from home, but usually if you have to go back to your office, then we usually say that after 3 to 6 months, depending on how much your risk of infection is, आपका इन्फेक्शन का खतरा कितना है। जनरली तो ये जो लैब टेस्ट रेगुलर चेकअप कराते हैं तो जीआरएफ नहीं देते हैं, जीएफआर नहीं देते हैं। तो क्रेटिनिन लेवल देखते हुए कि एट व्हाट क्रेटिनिन लेवल वन शुड कंसल्ट अ नेफ्रोलॉजिस्ट। सो गौरव, दिस इज़ वेरी वेरी नुआंस्ड। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने बोला, क्रिएटिनिन एक रिफ्लेक्शन है आपकी बॉडी में मसल मास कितना है उसका, तो वो मसल मास टू मसल मास पे डिपेंड करेगा। अगर एक गांव में एक 30 किलो की औरत है तो उसके लिए 1 क्रिएटिनिन भी ज़्यादा है, और अगर एक 70 किलो का आदमी है तो उसके लिए क्रिएटिनिन 1 इज़ नॉर्मल। तो जब एंड मोस्ट लैब से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, स्पेशली अब तो देखो जैसे अच्छी लैब्स हैं, जैसे डैंग्स है, लाल पैथ है, एजिलस है, SRL है, इनके छोटे छोटे आउटलेट सेंटर्स हैं जो सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर एक मेन सिटी में जाके सैंपल एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट भी फ़ोन पे आ जाती है। तो अगर आप सारे लैब्स में लिख दो KFT प्लस GFR, तो वो इक्वेशन में क्रिएटिनिन डाल के आपको GFR भी दे देंगे। मेजॉरिटी अगर हम बोलें, मोटा मोटा मैं बोलूँ, एंड दिस इज़ वेरी जनरलाइज्ड, तो इंडिया में अगर क्रिएटिनिन किसी का भी 1.2 से 1.4, महिलाओं में 1.2 और आदमियों में अगर 1.4 के ऊपर जा रहा है, तो मोस्ट लोगों को किडनी की तकलीफ होगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, बट मेजॉरिटी विल फिट इनटू दिस, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं उनका वेट बैंड ही वही होगा, 50 से 70 किलो के बीच में। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सो प्रोटीन इन यूरिन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो डायबिटीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, और प्रोटीन इन यूरिन इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ अ किडनी डिजीज़ इवन बिफोर द क्रिएटिनिन विल बिगिन टू इंक्रीज। जब तक आपका क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट होगा तब तक आपकी किडनी का 30 से 50% काम जा चुका होगा। तो क्रिएटिनिन बहुत लेट बढ़ता है, ये क्रिएटिनिन की खराबी है, बट क्रिएटिनिन के अलावा अनफॉर्चुनेटली कोई और मार्कर ही नहीं है आज की तारीख में। प्रोटीन लीकेज ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी सेंसिटिव साइन कि किडनी के फिल्टर में कुछ डैमेज चल रहा है। तो
नेफ्रोलॉजी और जनरल फिजिशियन के बीच में अंतर ये होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट अपार्ट फ्रॉम राइटिंग अ केएफटी हमेशा लिखेगा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, और अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हमेशा लिखेंगे यूरिन में प्रोटीन एस्टिमेशन। वो रेशियो हो सकता है, वो 24 घंटे की पेशाब की जांच हो सकती है। प्रोटीन लीकेज का मतलब है कि किडनी के फिल्टर में कुछ डैमेज है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो फिल्टर का डैमेज जो है वो मोस्ट लोगों को डायबिटीज़ की वजह से होता है भारत में, और बाकियों को होता है बिकॉज ऑफ अ प्राइमरी डिजीज ऑफ द फिल्टर, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक, बेसिकली फिल्टर की सूजन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब वो ग्लोमेरुलर फिल्टर की सूजन। उसके कारण हैं हजार, एंड मेजॉरिटी ऑफ दोज कॉजेज रिक्वायर कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, यूरिन से प्रोटीन लीकेज आ रही है ब्लड के साथ या ब्लड के बगैर, तो आपकी फिर एक टेस्ट होती है, उसको कहते हैं बायोप्सी। वो टेस्ट मैंडेटरी है, वो करानी ही है, क्योंकि उसके बिना किस कारण से प्रोटीन लीक हो रहा है वो बोलना एकदम इम्पॉसिबल है, जब तक आप झांक के नहीं देखोगे कि फिल्टर में खराबी क्या चल रही है। सो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं क्या, पहले से पेशेंट को पता हो सकता है कि? सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स होते हैं। द फर्स्ट सिम्टम इज, क्योंकि फिल्टर की इन्फ्लेमेशन है तो फिल्टर से ही सब कुछ निकल के आ रहा है, तो फिल्टर ही जब काम कम करेगा, स्वेलिंग होगी, तो सबसे पहले जैसा आपने बोला यूरिन में प्रोटीन लीक होगा। डिपेंडिंग ऑन कितना प्रोटीन लीक हो रहा है, प्रोटीन इज द थिंग जो आपकी खून की नस में पानी को बांध के रखता है। तो जब प्रोटीन लीक होगा, प्रोटीन बाहर जाएगा तो पानी बांधने के लिए कुछ नहीं होगा। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा पैरों में सूजन आती है बहुत ज़्यादा, ऐसा स्वोलन फीट होते हैं। जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो होती है जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चेहरे पे सूजन होती है, स्पेशली इस एरिया में अराउंड दी आईज। ठीक है, पफी आईज होती हैं उनकी, वो सबसे पहला साइन होता है कि देयर इज प्रोटीन लीकेज इन द यूरिन। उसके अलावा आपका बीपी बढ़ने लगेगा, क्योंकि फिल्टर सोडियम भी नहीं निकाल पा रहा, तो सोडियम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। उसके अलावा देर आर सम वेरी स्पेसिफिक साइंस, बच्चों में जैसे रैश हो जाएगी, स्पेसिफिक एरियाज में बॉडी में रैश आएगी। एल्डरली हैं 60-70 साल के ऊपर तो उनको रैश होती है। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे ऐसे चकत्ते या दाने आ जाते हैं, जिनको आप पेन प्रेस करोगे तो पेन होता है। महिलाओं में इन द 20 to 40 की एज ग्रुप अगर प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो लूपस SLE करके एक बीमारी है जो रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली चाइल्ड बेयरिंग एज की विमेन में। मुंह में अल्सर्स होंगे, बाल झड़ेंगे, प्रोटीन लीक होगा यूरिन में, एंड वेट लॉस होगा, नॉन स्पेसिफिक फीवर होगा। किसी छोटे सेंटर पे जाओगे, टाइफॉइड की जांच करेगा, पॉजिटिव आएगा, टाइफॉइड का इलाज चलेगा। 6 महीने बाद आएगा नेफ्रोलॉजी के पास, तब तक क्रिएटिनिन बढ़ चुका होगा। सो किडनी बायोप्सी क्या होती है और वो किन केसेस में किया जाता है, कैसे करते हैं? सो किडनी बायोप्सी इज़ अ स्मॉल टेस्ट, इट्स अ 5-minute प्रोसीजर। बायोप्सी बेसिकली आपकी किडनीज पीछे ही होती हैं, स्पाइन के दोनों तरफ, पीछे की तरफ। तो आपको पेट के बल सुलाते हैं, अगर आपका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ट्रांसप्लांट किडनी हमेशा आगे रखी जाती है, तो आपको पेट के बल सुलाते हैं। अल्ट्रासाउंड से आपकी किडनी को लोकेट करते हैं, उस पूरे एरिया को जहाँ किडनी है उसको हम लोकल एनेस्थीसिया से एनेस्थेटाइज कर देते हैं, जिससे कि प्रोसीजर में पेन ना हो। और जैसे आप ब्लड का सैंपल लेते हो, ब्लड के लिए प्रिक करते हो, वैसे किडनी के लिए एक छोटी नीडल डालते हो, अल्ट्रासाउंड में किडनी देखते हो, नीडल का पैसेज देखते हो, 2 प्रिक किडनी से लेते हो, वो आप जो सैंपल है उसको एक सलाइन में, फॉर्मेलिन में, ग्लूटाराल्डिहाइड में कलेक्ट करते हो, हिस्टोपैथ लैब में भेजते हो। 3 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के अनुसार पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर बायोप्सी विल बी लीकेज ऑफ, अगर नॉन डायबिटिक है, लीकेज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, लीकेज ऑफ ब्लड एंड प्रोटीन इन यूरिन, लीकेज ऑफ ओनली ब्लड इन यूरिन इन स्पेसिफाइड केसेस, स्पेशली अगर यंग मेन एंड विमेन है, नॉट एल्डरली। एंड अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक में भी बायोप्सी के इंडिकेशंस हैं, जैसे कि डायबिटिक ड्यूरेशन कम है पर प्रोटीन लीकेज, क्योंकि यूजुअली डायबिटिक्स में प्रोटीन लीकेज 5 से 10 साल बाद आती है अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में। तो 5 साल की ड्यूरेशन से पहले अगर आपकी प्रोटीन में मैसिवली प्रोटीन लीक हो रहा है या ब्लड लीक हो रहा है या फिर बहुत तेज़ी से आपका क्रिएटिनिन नीचे जा रहा है, मतलब आपका जो किडनी का काम है वो बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है, सो दोज आर सम ऑफ द इंडिकेशंस व्हाई यू शुड गेट अ बायोप्सी डन। सो अगर मान लो कि किसी को किडनी कैंसर है, किडनी कैंसर है, तो व्हाट पीपल शुड अप्रोच फर्स्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और ए नेफ्रोलॉजिस्ट और बोथ टुगेदर? सो आई बिलीव जब किडनी का कैंसर डिटेक्ट होगा, रीनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं उसको, तो वो डिटेक्ट तो सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट ही करेगा। क्योंकि आप सबसे पहले जाओगे, आपको नॉन स्पेसिफिक साइंस होंगे,
आप टेस्ट कराओगे, अल्ट्रासाउंड में आपको एक मास दिखाई देगा, आपको तुरंत भेजा जाएगा नेफ्रोलॉजी के पास। नेफ्रोलॉजिस्ट है जिसको पता चलेगा कि ये मास बिनाइन है, कहने का मतलब है इग्नोर किया जा सकता है, या मैलिग्नेंट है, कहने का मतलब है कैंसरस मास है। वही आपका सीटी वगैरह या एमआरआई वगैरह कराएगा डिपेंडिंग ऑन आपका क्रिएटिनिन कितना है, और जब उसको कंफर्म होगा कि ये लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है फॉर कैंसर, तो वो आपको ऑन्कोलॉजी के पास भेजे। सो द वे इज थ्रू अ नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर किसी को लॉन्ग टर्म को किडनी डिजीज है तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं क्या? The risk of a heart problem, heart disease, is 40 times more in a person जिसका किडनी का काम 60% से कम है, मतलब GFR 60 के नीचे, वर्सेस एक जनरल पॉपुलेशन के आदमी को। तो अगर किसी का क्रिएटिनिन नॉर्मल है और वो 60 साल का है, वर्सेस अगर किसी का क्रिएटिनिन इतना है कि उसके किडनी का काम 60% से नीचे आ रहा है, दिस पर्सन सेम एज इज एट अ 40 times more risk of heart disease than a normal person। बिल्कुल सच है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखो तो स्टडीज़ में ये देखा गया है कि किडनी के जो पेशेंट्स हैं, मजॉरिटी किडनी के पेशेंट्स डायलिसिस तक प्रोग्रेस करें उसके पहले ही उनकी हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हो जाती है। तो दे डाई इवन बिफोर दे प्रोग्रेस टू द लास्ट स्टेज। मोर पीपल डाई बिकॉज ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम दैन दे डाई बिफोर दे रीच द लास्ट स्टेज ऑफ द किडनी प्रॉब्लम, दैट इज डायलिसिस। सो किडनी के अराउंड मिथ्स भी बहुत है, मतलब बेसिकली अराउंड क्लीनिंग ऑफ किडनी, मोस्टली जो कि सो कॉल्ड इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत सारा ये पी लो ऐसा पी लो। हाउ डेंजरस इट इज़ नॉट सेफ फॉर श्योर, बट हाउ डेंजरस इज इट? देखो, जो पानी जो पी सकते हो वो पानी है, वो तुम पियो, उसमें किसी ने मना नहीं किया, ठीक है, वो safest नॉर्मल है। वाटर। हाँ, नॉर्मल वाटर, अल्कलाइन वाटर एंड ये सॉल्ट पानी एंड नींबू पानी एंड ये सब, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ठीक है। जो ऋषि मुनि थे पुराने ज़माने के, आज के ज़माने के भी, वो नॉर्मल खाना पीना खाते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, एंड दे लिव मोर देन 100 years। किसी भी सोसाइटी में देख लो, सेंटिनेरियंस, पीपल हु लिव मोर देन 100 years, relatively free of problems, especially kidney problems, एकदम अनकॉम्प्लिकेटेड रखते हैं लाइफ को, सिंपल। खुश रहो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, कुछ भी हो, बेसिक एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आपके शरीर को पता होना चाहिए कि वो काम कर रहा है, ठीक। हेल्दी खाना खाओ, सूर्यास्त के बाद खाना मत खाओ, ठीक, एंड नॉर्मल अपना पानी पियो। इतना करोगे, खुश रहोगे, तो लार्जली यू विल रिमेन फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। बट ये जो सब किडनी के क्लीनिंग को बढ़ाने के लिए, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, दिस इज ऑल नॉनसेंस। लिवर का काम ही है डिटॉक्सिफाई करना, तो वो आप कुछ भी दे दो उसको, वो डिटॉक्सिफाई उसको भी कर देगा। और किडनी का काम ही है एक्सक्रीशन, तो आप कुछ भी दे दो, वो किडनी उसको निकाल ही देगी। चाहे आप उसको 100 ml एक्स्ट्रा पानी दे दो, चाहे नींबू पानी दे दो, चाहे उसको अल्कलाइन वाटर दे दो, ठीक है। ब्लड का पीएच मेंटेन करना किडनी का काम है, तो आप उसको अल्कलाइन पानी दोगे तो आपका यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा, आपका पीएच उतना ही रहेगा ब्लड का, ठीक है। सपोज एक पेशेंट कोई छोटे शहर का है या गांव का है, उसको बताया गया कि कोई किडनी से रिलेटेड इशू है, फॉर एग्जांपल CKD और व्हाटएवर इशू है उसको, तो वो अपनी ट्रीटमेंट जर्नी को कैसे नेविगेट करेगा? क्योंकि आपने बताया डायलिसिस के भी सेंटर्स बहुत रेगुलेटेड नहीं होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं उसके अंदर, तो कैसे अपने ट्रीटमेंट को प्लान करेगा, उस जर्नी को कैसे बेसिकली नेविगेट करना चाहिए उसको? सो सी, जब आप गांव में रह रहे हो या आप Tier 3 सिटी में रह रहे हो, स्मॉल टाउन में रह रहे हो, तो आपके पास ना मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस का आपका एक फोर्ट्रेस खड़ा हुआ है आपके आसपास। पहले तो उससे ही बाहर निकलना, कोई भी मेडिकल हेल्प लेना, जनरल फिजिशियन के पास जाना। सेंसिबल जनरल फिजिशियन होगा तो आपको बोलेगा कि आप एक सुपर स्पेशलिटी की सर्विस अवेल करो। नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कोई भी सर्विस, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो नेफ्रोलॉजी। अब वो नेफ्रोलॉजी सर्विस मुझे तो नहीं पता कि गांव में क्या क्या अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है, और मैं अगर हेल्प भी करना चाहूँ तो मैं गांव वाले तक कैसे पहुँचूँगी? नहीं पहुँचूँगी। और जिसको नीड है वो एक्चुअली वही लोग हैं जिनको एक्सेस चाहिए हेल्थ केयर के लिए, पर एक्सेस है नहीं। सो दिस इज़ वेयर प्लेटफॉर्म्स लाइक योर प्लेटफॉर्म, ठीक है, बिगो हेल्थ और एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल फ़ोन सबके पास है, बिजली हो ना हो, फ़ोन और मोबाइल कनेक्शन सबके पास है। सो दिस इज़ वेयर ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स विल कम इन टू पिक्चर, बिकॉज वो क्या है, वो
एक टर्शरी केयर लेवल हेल्थ केयर सेटअप को एक ग्रास रूट लेवल इंसान के पास पहुंचा सकते हैं जस्ट थ्रू अ फोन एंड मोबाइल कनेक्शन। ठीक, तो एटलीस्ट जो जर्नी स्टार्ट करने का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऑल यू नीड इज़ एन ऑनलाइन कंसल्ट। आप अपने जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो बताओगे वीडियो या नॉन वीडियो कॉल के थ्रू, उसके हिसाब से आपको एक ब्रीफ दिमाग में बन जाता है कि हाँ ये चल रहा होगा पेशेंट के साथ। उसके हिसाब से आपको टेस्ट्स लिखे जाएंगे। टेस्ट्स भी प्लेटफॉर्म्स लाइक योर ऑफर होम कलेक्शन, तो आप टेस्ट्स कलेक्ट करके टेस्ट रिपोर्ट्स आर मेड अवेलेबल टू बोथ द डॉक्टर एंड द पेशेंट। तो टेस्ट्स के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि ग्रेविटी क्या है सिचुएशन की, कितनी ख़राब है सिचुएशन, पेशेंट किस स्टेज पे है। कुछ स्टेजेस तो आप प्राइमरी केयर फिजिशियन को ही बता सकते हो कि हाँ ये दवाइयों में चेंजेस करने हैं, ये दवाइयाँ आप खाओ एंड देन वी कैन सी यू एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स। मे बी आपको 6 महीने में एक बार आके अस्पताल में बताना पड़े फिजिकल फॉलोअप के लिए। और जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ पेशेंट को अब आने की ज़रूरत है, वीडियो कॉल से या कॉन्फ्रेंस कॉल से बात नहीं बनेगी, वहाँ पे हम ऑब्वियसली पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप वहाँ पे बात नहीं बन रही है, दवाइयों से नहीं लग रहा है कि ठीक होगा, आप एक बार आके बता दीजिए। ठीक, बट इतना बोलने के लिए ही आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि ना उनको पता है कि कहाँ से सर्विस लें, ना हमको पता है कि किस किस को सर्विस चाहिए। एग्जैक्टली। या सो अगर आप में से किसी को भी नेफ्रो रिलेटेड और किडनी रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप डॉक्टर संस्कृति से हमारे ऐप पे या इनको डायरेक्ट आप डीएम करके कंसल्ट कर सकते हैं और ओपिनियन ले सकते हैं। और इवन कि आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी प्रॉब्लम को अपने नंबर्स के साथ लिख सकते हैं, तो इधर डॉक्टर संस्कृति और हमारी टीम इसको जल्द से जल्द आपके इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर संस्कृति फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू शुभम। वी आर होपिंग कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों को हेल्प करेगी, बेसिकली इन मेडिकल केयर में हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।